हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओबी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 1 और एक है संख्या पद्धति। तो संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो कुछ आपके सामने ये परिभाषाएं आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हम अलग अलग को आराम से देखते हुए पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रश्नमाला शुरू करेंगे 1.1। तो सबसे पहले आपके सामने आई हुई है प्राकृत संख्या, ठीक है। उसके बाद में है पूर्ण संख्या, उसके बाद में पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ठीक है। इन परिभाषाओं को अगर एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो हम अध्याय 1 वाली जो बातें आएगी वो उनको हम आराम से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले आ रही है प्राकृत संख्या। जो संख्या या वे संख्या जो एक से लेकर अनंत तक होती है, यानी इस प्राकृत संख्या में संख्या कौन कौन सी होती है? एक से लेकर के अनंत वाली संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्या में वे संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या में एक शामिल नहीं है और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। एक से लेकर के अनंत तक होती है, ठीक है। एक बार देखते हैं। देखो, ये एक होती है संख्या रेखा, ठीक है। इस संख्या रेखा में दोनों तरफ लगाया हुआ है तीर का चिन्ह। ये तीर का चिन्ह क्या कह रहा है कि इस संख्या रेखा को हम अनंत लंबाई तक दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ा सकते हैं। और इनके बीचों बीच क्या लगा होता है? देखो, यहाँ पर जीरो। इधर संख्या होती है प्लस की, ठीक है। इधर संख्या होती है माइनस की, ठीक है। तो इसमें हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि इस प्राकृत संख्या में एक से लेकर के आगे जितनी भी संख्या इधर आएगी, देखो वो सारी प्राकृत संख्या लिखी। और पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के इधर वाली जो भी संख्या आएगी इधर, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। इतना सा अंतर प्राकृत और पूर्ण में होता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि प्राकृत संख्या में तो जीरो शामिल नहीं है और पूर्ण संख्या के अंदर जीरो शामिल होता है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है? वे संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। देखो, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जिस प्रकार एक लिखा तो एक प्लस का भी एक हो सकता है, माइनस का भी एक हो सकता है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या को n के द्वारा व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या को w के द्वारा व्यक्त करते हैं, पूर्णांक को z के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक आ गया तो इसको z प्लस के द्वारा व्यक्त करते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो इसको z माइनस के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी पूर्णांक के अंदर संख्या सारी आ जाएगी, सारी की सारी संख्या आ जाएगी। जो संख्या प्लस की है और माइनस दोनों संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब आगे आती है परिमेय संख्या। इसको हम q के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? देखो, वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में
P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और हमेशा याद रखना Q का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी मान हो लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, संख्या चाहे कैसी हो, जिस प्रकार मैंने लिख दी -2 लिख दी, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसके बटा में 1 मान लिया, तो इसको किस रूप में लिख दिया हमने, P बटा Q के रूप में लिख दिया, तो ये -2 बटा 1 परिमेय संख्या है। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं आएगी जिनको अगर हम P बटा Q के रूप में लिख दें तो वो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर उनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकें तो वो क्या हो जाएगी, इसका उल्टा आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसमें वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आ रही है अंत में वास्तविक संख्याएं, इसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, इसको R के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्याओं में दोनों ही संख्याएं शामिल होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित होती है। अब इनको देखो, अगर एक साथ अगर इनको एक साथ पढ़ें तो सबसे पहले शॉर्ट रूप में आती है प्राकृत संख्या, 1 से लेकर के अनंत तक। उसके बाद में जैसे ही इसमें 0 जुड़ा तो ये प्राप्त हुई पूर्ण संख्या, और प्राकृत पूर्ण संख्या प्लस माइनस दोनों की आई तो बड़ा पूर्णांक, और उसके बाद में आगे परिमेय संख्या, उसके बाद में अपरिमेय संख्या, और अंत में वास्तविक संख्या। अब शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है? अगर आपको शून्य दिया हुआ है, ठीक है, शून्य यहां पर दिया हुआ है, इसके बटा हम क्या मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, -1 -2 कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां देखने पर क्या होता है, देखो P का मान तो हमेशा जरूर रहेगा, लेकिन Q का मान सब जगह क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन आपको Q का मान 0 नहीं लेना है। Q का मान 0 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 0 बटा 0 आ जाएगा। देखो Q का मान 0 नहीं लेकर के लिखा है आगे, देखो जहां P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं, और बाकी कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3, बाकी प्लस में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हैं। तो हम देख सकते हैं P क्या, यहाँ पर P का मान क्या हो रहा है, देखो 0 है, Q का मान क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस से क्या आ रही है, इसलिए 0 क्या हो सकता है कि 0 परिमेय संख्या है। तो यहां लिख सकते हो, इसका हल लिखेंगे, हाँ 0 या शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे ये देखो P बटा Q के रूप में लिखा है, इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहां ये P और Q है, क्या लिख दो आगे, जहां P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, और
आगे यहाँ लिख दो क्यू नॉट इक्वल 0। अब कैसे लिख सकते हैं ये उदाहरण लिख दो, उदाहरण, या जैसे इसका उदाहरण आ जाएगा 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-10, 0/-20। इस प्रकार हम कैसे उदाहरण ले सकते हैं। सब में देख सकते हैं Q का मान सब जगह पूर्णांक के रूप में है, P यहाँ पर पूर्णांक के रूप में है, Q का मान सब जगह देखो 0 नहीं है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 बराबर नहीं है। जैसे ये उदाहरण लिख लिया, आप भी इसके अलावा और भी उदाहरण आगे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और वो होनी चाहिए 3 और 4 के बीच। अब देखो इनके करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सूत्र के द्वारा करना और एक बिना सूत्र के द्वारा करना। हम इसको बिना सूत्र के द्वारा ही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो नियम ये होता है इनके हर समान होने चाहिए, इनके हर क्या होने चाहिए, समान। तो हर समान कर लेते हैं। देखो हर समान पहले यहाँ पर तो दिया हुआ सीधे ही है, ठीक है, पहले से ही इनके हर समान दिया हुआ है, लेकिन अभी इनके बीच में हम एक भी परिमेय संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के सीधे आगे क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, इसलिए बीच में परिमेय संख्या ज्ञात नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इनको कोई समान संख्या से, इनको ऐसी संख्याओं से गुणा करो ताकि क्या हो जाए, इनके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। जिस प्रकार मैंने इसको 5 से गुणा कर लिया, इसको मैंने 5 से गुणा किया, यहाँ आ जाएगा 15/5, 15/5, और यहाँ बनेगा 20/5। तो 15 और 20 के बीच में 5, आपको 6 निकालना, 6 प्राप्त नहीं हुई है, देखो, यानी 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18 और 19 4 ही प्राप्त हुई है। तो अभी आपके 6 परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या से गुणा करो। अब की बार मैं गुणा कर रहा हूँ 6 से, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23, तो क्या हो जाएगी, 5 परिमेय संख्या हो रही है, 6 परिमेय नहीं हो रही है। इस प्रकार आप ऐसी संख्याओं से गुणा करो ताकि इनके बीच में 6 परिमेय संख्या आ जाए। अब की बार में इसको 10 से गुणा कर लेता हूं। चलो, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे, इसको अंशव्यय हर को 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी अंशव्यय हर को 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा 30/10, ठीक है, और यहाँ बनेगा 40/10। अब इनके बीच में आप आराम से 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या होगी, देखो, एक आप 31/10 लिख सकते हो, 32/10 लिख सकते हो, 33/10 लिख सकते हो, ठीक है, 34/10 लिख सकते हो, ठीक है, 36/10 लिख सकते हो। कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5, एक और लिख दो 37/10। ये देखो, इस प्रकार आप 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। और भी आगे लिख सकते हो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 तक आप लिख सकते हो। अभी मैंने 10 से गुणा किया, आप इसको 15 से गुणा कर सकते हो, 20 से गुणा कर, किस संख्या से गुणा कर लो। मेन एक ही बात ध्यान करनी है, इनके हर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर हर समान है और संख्या थोड़ी सी बड़ी आ रही है तो आप आराम से गुणा कर सकते हो। वैसे 2 से गुणा कर लिया तो यहाँ बन रहा है 6 और यहाँ बन रहा है 8, तो परिमेय संख्या सिर्फ एक ही प्राप्त हुई। आपको 6 ज्ञात करनी है, तो इस 6 को आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। आगे सवाल है 3 नंबर, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। उसी प्रकार इसको कोई बड़ी संख्या से गुणा करते हैं ताकि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आ जाए, ठीक है। किस संख्या से इनको गुणा करें, तो गुणा करने पर देखो यहां बनेगा, इसको जिस प्रकार 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहां आ गया 6 और यहां आ गया 8, तो सिर्फ एक ही परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो वैसे ही बात है, 5 निकट बड़ी संख्या से गुणा करना होगा, तो सीधे क्या कर लो, आप यहां गुणा कर लो 9 से, तो 27 बनेगा और यहां बनेगा 36, तो आप आराम से कर लेते हो। चाहे 12 से गुणा कर लो, चलो यहाँ गुणा कर लेते हैं, 12 से गुणा कर लेते हैं,
और यहां पर भी गुना कर लेते हैं 12 से। ठीक है, तो यहां तो बनेगा 36/60 और यहां बनेगा 48/60। अब इनके बीच में आप आराम से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 36 के बाद में देखो आ जाएगा 37/60, 38/60। आगे क्रम से जरूरी है संख्या बीच में, यानी 37 से लेकर के 48 के बीच में आप कोई संख्या 5 लिख दो सिर्फ, ये जरूरी क्रम से लिखो। आप 40 सीधे 48 लिख सकते हो यहाँ पर, 40/60, 41/60, 42/60। देखो 5 परिमेय संख्या होगी ये 5 परिमेय संख्या। और ये निशान किसको बता रहा है? ये बता रहा है इधर वाली संख्या के बड़ी है, यानी 36 से बड़ी 37 है, इससे बड़ी 38 है, 39, यानी संख्याओं कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। इस प्रकार आपको संख्याओं को लिखना चाहिए। तो ये हो गया सवाल नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी साथ में लिखना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या पूर्ण संख्या है क्या? अब प्राकृत संख्या में शुरू संख्या कहां से होती है? देखो 1 से लेकर के अनंत तक आती है, और पूर्ण में आती है 0 से लेकर के अनंत तक। तो अंतर क्या है? देखो प्राकृत में 0 नहीं होता है और पूर्ण में एक्स्ट्रा 0 बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान करना कि सारी जितनी भी प्राकृत होती है वो सारी की सारी क्या होती है? पूर्ण ही होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या है? देखो ये कथन सत्य है। और कारण क्या है? देखो इसका कारण ये है प्रत्येक प्राकृत एक से वे कारण ये लेना प्राकृत एक से वे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है। 0 से प्रारंभ होती है। इसलिए अब प्राकृत में संख्या 1 2 3 4 5 आएगी और पूर्ण में आएगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी एक जिसको लिख सकते हैं यहां पर देखो प्राकृत में आ जाती है 1 2 3 4 5, ये सारी प्राकृत है। अब पूर्ण कैसे बनेगी? इसमें अगर 0 जोड़ दें तो ये सारी क्या आ जाएगी? देखो पूर्ण आ जाएगी। यानी सिर्फ क्या होता है, पूर्ण संख्या में एक 0, प्राकृत संख्या में अगर 0 एक्स्ट्रा लगा दें तो ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी? देखो पूर्ण बन जाएगी। यानी जो प्राकृत संख्या होती है वो शुरू 1 से होती है, अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या है वो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि एक पूर्ण संख्या क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? इसका गलत जवाब होगा, ऐसे कथन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण की बात, प्रत्येक पूर्ण यानी उसमें 0 भी शामिल है, और 0 कभी भी प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसका विपरीत पूछ लिया जाए तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। लेकिन अभी क्या पूछा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, तो ये कथन सत्य है। 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से लेकर के अनंत तक चलती है, तो ये कथन असत्य है। कारण इसका यह है कि पूर्णांक तो क्या हो सकता है? पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन हमें ध्यान है कि पूर्ण संख्या सारी धनात्मक होती है, पूर्ण संख्या तो ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, यानी ऐसे कथन है प्रत्येक पूर्णांक यानी अगर संख्या प्लस की है और वही कह दिया पूर्ण संख्या है, माइनस की लिख दी वही क्या पूर्ण संख्या है, सारी संख्या नहीं होती है। केवल सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, केवल प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है।
लेकिन इसमें तो क्या पूछ लिया, प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक नहीं होता है, तो ये लिखा है पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक होता है, या धनात्मक होगा या ऋणात्मक, लेकिन पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, कभी नहीं हो सकती, ये सच्चे कथन है ये। कारण प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय क्या होती है, परिमेय जिस प्रकार मैंने लिख दी 4/5। अब ये दशमलव रूप में आएगी, देखो ये, ठीक है ना। प्रत्येक क्या हो जाती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण में नहीं होती है, क्योंकि कई दशमलव कई परिमेय संख्याओं का मान क्या होता है, दशमलव रूप में भी आ सकता है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने यहां लिख दी 8/4, 8/4 का मान 2 हो रहा है, तो 8/4 तो आपको जाने क्या लिख सकते हो, एक पूर्ण संख्या है। 8/4 तो क्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसका मान 2 आ रहा है। तो सारी क्या होती है, नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, कारण यह है कि कोई ना कोई परिमेय संख्या क्या हो सकती है, दशमलव रूप में भी आ सकती है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या का मान दशमलव में हो सकता है, दशमलव संख्या में हो सकता है, यहां लिखना है संख्या, दशमलव संख्या में हो सकता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में कहीं दशमलव काम ही नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो गया, देखो सत्य हो गया।